तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहां भी हों, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। आज के वाक़यात का आगाज़ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वाक़यात मुझ तक पहुँच चुके हैं मैं उनको ज़रूर एपिसोड में शामिल करूँगा, क्योंकि मैं आप सबके भेजे गए वाक़यात को एक तरतीब के साथ एपिसोड में शामिल करता हूँ। एपिसोड को तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जो लोग मुझसे अपने वाक़यात शेयर कर चुके हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करें। आप सबके वाक़यात ज़रूर हमारी एपिसोड का हिस्सा बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बने। आज के वाक़यात बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और दिल दहला देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या सादिया फरीद ने भेजा है, जो कि भावलपुर से बिलोंग करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम सादिया है और मैं भावलपुर की रहने वाली हूँ। वाक़े का आगाज़ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ के प्रिंसिपल भी आपके सब्सक्राइबर हैं और आपको बहुत शौक़ से सुनते हैं। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया था जब मैंने अपने FSC के एग्ज़ाम्स दिए थे। हर साल मेरी कज़न हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आती थी, जो कि लाहौर में रहती थी। अब तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन जब वो आती थी हम मिलकर खूब एंजॉय करते थे और सारा साल इंतज़ार करते थे कि पेपर्स ख़त्म हों और हम जल्दी से इकट्ठे हों। असल में हम एज फेलोज़ हैं और ये एक अच्छा मौका होता था जब हम एक साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजार लिया करते थे, वरना हम घर वालों की मसरूफियत की वजह से हम सिर्फ ख़ानदान की शादियों पर मिला करते थे। मेरी इस कज़न का नाम सना है और सना उन दिनों हमारे घर रहने आई हुई थी। उससे भावलपुर आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन इस बार किस्मत में उसका यहाँ रहना नहीं लिखा था। तब रात के 2 बजे का वक्त था। मैं और सना रात देर तक बातें करके अभी सोने ही लगे थे कि हमारे घर सना की अम्मी की कॉल आई, जो कि काफ़ी परेशान थी। उन्होंने बताया कि सना के फादर को कुछ देर पहले दिल का दौरा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये सुनकर हम घर वाले बहुत परेशान हुए और सना तो रो रो कर हलकान हो गई। हम सब ने मिलकर उसे दिलासा दिया और पानी वगैरह पिलाया, क्योंकि सना उस वक्त कांप रही थी। तब मेरे अब्बू से सना की ये हालत नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि हम अभी इसी वक्त लाहौर के लिए रवाना होंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि आप सादिया और सना दोनों को अपने साथ ले जाएं। हम घर के बाकी लोग कल दोपहर में निकलेंगे। इस तरह मैं सारे काम भी ख़त्म कर लूँगी और पड़ोस में भी बता दूँगी कि हम जा रहे हैं, तो आप हमारे घर का ख्याल रखिएगा। मेरी अम्मी की इस बात से मेरे अब्बू ने इत्तेफाक किया और मेरे अब्बू घर से बाहर निकलकर रक्षा लेने चले गए। कुछ ही देर में अब्बू रक्षा ले आए और हम रक्षे में बैठकर टर्मिनल की तरफ जाने लगे। जब हम रक्षे में बैठ रहे थे तब सना की अम्मी को मेरे अब्बू ने कॉल कर दी थी कि हम आ रहे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि अब सना के अब्बू की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर सना काफ़ी मुतमईन हो गई थी। हम सब रक्षे में बैठकर बस टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। मेरे अब्बू रक्षे की फ्रंट सीट पर बैठे थे, जो कि रक्षे वाले से बातें भी कर रहे थे, जबकि मैं और मेरी कज़न उस रक्षे के पीछे बैठे थे और रक्षा पिछली तरफ से बिल्कुल ओपन था। हम रक्षे की उल्टी सिमत बैठे थे, जिसकी वजह से हम भावलपुर के हर इलाके को देखते हुए जा रहे थे। रात के उस पहर भावलपुर में खामोशी का आलम था और दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर बाद हमारा गुजर भावलपुर के एक पुराने इलाके से हुआ। ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादातर पुराने घर बने हैं। इस इलाके के बारे में मैंने सुन भी रखा था कि यहाँ जिन्नात और ऐसी गैबी मखलूक़ात अपनी रिहाइश रखती हैं और रात के वक्त यहाँ के लोग गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलते।
हमें इस पुराने इलाके से गुजर कर टर्मिनल की तरफ जाना था। जब हम उस इलाके से गुजर रहे थे तब वहाँ एक अजीब सी कैफियत थी जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये इलाका ख़त्म होने को था कि अचानक उस इलाके में मौजूद एक गली से एक शख्स नमूदार हुआ और हमारे रिक्शे के पीछे पीछे चलने लगा। वो एक अजीब और बूढ़ा सा इंसान था जो लंगड़ा कर चल रहा था। उसको देखकर हमें महसूस हो रहा था कि उसकी एक टांग में बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो चलते चलते अपना एक हाथ अपनी टांग के घुटने पर रखता था। उसके सर पर एक सफ़ेद कपड़ा था जो अक्सर लोग गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर रखते हैं। वो कपड़ा ढीला होने की वजह से उसके चेहरे पर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी छुप रहा था। और उस शख्स का कद एक आम इंसान से काफी बड़ा था, क्योंकि वो झुकने के बावजूद भी ऊंचा नजर आ रहा था। हमारा रिक्शा एक दरमियानी रफ्तार पर चल रहा था। हैरत की बात यह थी कि वो शख्स भी हमारे रिक्शे की रफ्तार से चल रहा था और काफी तेज तेज चल रहा था। इस खौफनाक मंजर को हम दोनों देख रहे थे और हमें शदीद खौफ आ रहा था। हम दिल में दुआ कर रहे थे कि या तो टर्मिनल आ जाए या ये शख्स हमारा पीछा करना छोड़ दे। कुछ ही देर बाद चलते चलते उस शख्स ने हमें रिक्शा रुकवाने का इशारा किया। वो अपने हाथ के इशारे से रिक्शा रोकने को कह रहा था। ये सब देखकर हम दोनों के दिमाग सुन्न हो चुके थे। हम इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि हम पिछली सीट पर बैठे अपने अब्बू को ये भी नहीं बता सक रहे थे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमें रिक्शा रोकने का कह रहा है। एक वक्त आया जब रिक्शे वाले ने रिक्शे की रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि तब गलियां खत्म हो चुकी थीं और एक खुली सड़क आ चुकी थी। हमने दिल में शुक्र अदा किया कि अब हमारी इस अजीब शख्स से जान छूट जाएगी, लेकिन ये हमारी खुशफहमी थी। हमने देखा कि वो शख्स और भी तेजी से हमारे रिक्शे के करीब आ रहा है। वो शख्स हमें भागता हुआ महसूस होने लगा था और उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। हम दोनों ये देखकर हैरान थे कि वो लंगड़ाने के बावजूद भी इतना तेज कैसे चल रहा है, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारी ऐसी कैफियत हो चुकी थी जैसे किसी ने हमारे मुंह पर ताला लगा दिया हो। ऐसे मौक़ों पर लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद हम अपने होश खो बैठे थे। वो शख्स हमारे रिक्शे के करीब आता था और फिर अपनी रफ्तार कम कर लेता था, और यूं ही हमारे रिक्शे और उस शख्स के दरमियान फासला बढ़ता था तो वो शख्स अपनी रफ्तार बढ़ाकर हमारे रिक्शे के करीब आ जाता था। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, जिसके बाद एक मोड़ आया। उस मोड़ के आने से पहले वो शख्स हमारी नजरों से ऐसे ओझल हो गया जैसे वो था ही नहीं। जब हम बस टर्मिनल पर पहुंचे तो हम काफी घबराए हुए थे। मेरे अब्बू ने जब हमें देखा तो वो यही समझे कि सना के अब्बू की वजह से हम परेशान हैं। ये हमारी जिंदगी का पहला सफर था जिसमें सारा रास्ता मैंने और सना ने आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं की। लाहौर पहुंचने के बाद मुझे और सना को शदीद बुखार हुआ। 2 दिन गुजर गए थे, हमारा बुखार कम नहीं हो रहा था। तब सना के अब्बू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे और मेरी फैमिली अगले दिन ही लाहौर पहुंच गई थी। हमारे घर वाले ये समझ रहे थे कि सफ़र की थकावट की वजह से हमें बुखार हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे इस बुखार की वजह वो पुरस्कार शख्स था। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार रहा था, लेकिन मैं चौथे दिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई थी। लेकिन सना को मुसलसल 4 दिन से वो शख्स अपने ख्वाब में देख रहा था। उसको ख्वाब आता था कि वो उसी मोहल्ले से गुजरती है और वही शख्स उसको रिक्शे से निकाल कर ले जाता है, और ये भी कहता है कि पहले तुम्हारे साथ और भी लोग थे, जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद ये बात मजीद बढ़ गई थी। हम दोनों ने जब अपने घर वालों को बताया था तो सब बहुत खौफजदा हुए, लेकिन मेरे अब्बू का कहना था कि जब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे थे तब मैं हर 2 मिनट बाद तुम दोनों को पीछे मुड़कर देखता था कि तुम दोनों ठीक बैठे हो, जिसके बाद मैं रिक्शे वाले से बातों में लग जाता था। और मैंने जब भी पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पूरा रास्ता रिक्शे के पीछे कोई शख्स नजर नहीं आया था। अगर वो होता तो मुझे भी दिखाई देता। हमने उस शख्स को अपने होशो हवास में देखा था और वो हम दोनों को नजर आया था और आधा रास्ता हमारा पीछा करता रहा था। इस वाक़े के गुजरने के 5 दिनों बाद मैं मुकम्मल ठीक हो गई थी, लेकिन सना काफी दम करवाने के बाद जाकर नॉर्मल हुई थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि उसको वो पुरस्कार शख्स ख्वाब में नजर आता था। ये मेरी जिंदगी का वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको मैं और सना कभी नहीं भूल सकते। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो इमरान अहमद ने
पंजाब के शहर लिया से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम इमरान है और मैं लिया का रहने वाला हूँ। ये वाक़या आज से 17 साल पुराना है, जब मेरे भतीजे का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था। तब जनवरी का महीना था और उन दिनों हमारे इलाके में शदीद सर्दी थी। हम ख़ानदान वालों का इरादा था कि जनाजा इशा की नमाज के फ़ौरन बाद रखेंगे, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो इस्लामाबाद से लिया पहुंच रहे थे, जिनकी वजह से जनाजा रात के 11 बजे रख दिया गया। हम सब ने मिलकर घर के सारे मामलात संभाले हुए थे। जनाजे में अभी कुछ वक्त बाकी था कि मेरे चचा को फालिज का अटैक हो गया। इसके बाद हम खानदान वालों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। हमने अपने चचा को एक कमरे में लिटा दिया और उनके लिए गर्म कोयलों का इंतज़ाम करने लगे ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। तब वहाँ हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे जो काफ़ी बुजुर्गी में थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हिकमत में गुजारी थी और वो एक माने जाने हकीम थे। उन्होंने कहा कि आप तसल्ली रखें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे को घर भेजकर कुछ सामान मंगवाया और मेरे चचा को ऐसी चीज़ें तैयार करके दी जिससे उनकी तबीयत में बेहतरी आने लगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनके पास बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, जब इन्हें नींद आ जाए तो इन्हें कुछ देर आराम करने देना। अब इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। इसके बाद मैं अपने चचा के पास बैठा रहा और जो कोई कमरे में उनकी तबीयत का पता लेने आता तो मैं उन्हें बता देता था कि अब ये ठीक हैं और इन्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत है। मुझे उनके पास बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था और जनाजे का वक्त भी करीब आता जा रहा था। जब मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। मेरे चचा गहरी नींद सो चुके थे और मुझे उनके पास किसी को बिठाकर जनाजे पर जाना था। मैं बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा कि कोई मुझे मिले तो मैं उसे अपने चचा के पास बिठाकर जनाजे में शिरकत के लिए जाऊं। मैं अभी सोच ही रहा था कि किसको बुलाऊं, इतने में मुझे अपनी बड़ी बहन नजर आ गई। मैंने उन्हें चचा का ख्याल रखने को कहा और जनाजे के लिए चल पड़ा। हमारे घर से कब्रिस्तान 20 मिनट की दूरी पर था और ये 20 मिनट का सफ़र मुझे पैदल तय करना था। और तब मैं बिल्कुल अकेला था क्योंकि सब लोग जनाजे पर जा चुके थे। मेरे भतीजे का जनाजा कब्रिस्तान में ही मौजूद एक जनाजा गाह में था। वो एक बड़ा और वसी कब्रिस्तान है जो शेख जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मैं उस कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका था और मेरा वज़ू भी नहीं था। कब्रिस्तान के शुरू में ही एक नलका लगा हुआ था। मैंने सोचा कि यहाँ से वज़ू करता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। इसके बाद भी मुझे उस जनाजा गाह तक पहुँचने के लिए मज़ीद 5 मिनट लगने थे। जिस जगह मैं वज़ू के लिए रुका था वो जगह इंतहाई सुनसान थी। असल में मैंने एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया था ताकि जल्दी पहुंचकर जनाजे में शिरकत कर सकूं, जबकि जनाजे वाले लोग दूसरे रास्ते से कब्रिस्तान पहुंचे थे। मैं उस नलके पर रुककर वज़ू कर रहा था कि अचानक मेरे सामने 2 लोग नमूदार हुए। वो दोनों लोग चादर ओढ़े थे, लेकिन उनको देखकर लग रहा था जैसे वो भी वज़ू करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी कमीज़ के कफ फोल्ड कर रहे थे। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो दोनों लोग अचानक उस जगह कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि दूर से भी कोई आता तो आराम से नजर आ जाता था। लेकिन जब मैं वज़ू करने लगा था तब दूर दूर तक कोई नहीं था और जैसे ही मैं कुल्ली करने के लिए झुका तब वो दोनों लोग मेरे मुंह पर खड़े थे। मैं वज़ू करता रहा और वो दोनों लोग चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वज़ू करते दौरान जब मेरी नज़र उनके चेहरों पर पड़ी तो उनकी आंखें गैर इंसानी थीं, जो बाकायदा चमकती हुई नज़र आ रही थीं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जब किसी बिल्ली या किसी भी जानवर की आंखों पर रात के वक्त जब रोशनी पड़ती है तो उनकी आंखें जिस तरह चमकती हैं, इनकी आंखें भी वैसे ही चमक रही थीं। मैं ये बात समझ चुका था कि ये दोनों लोग इंसानों में से नहीं हैं बल्कि जिन्नात में से हैं। मैं खामोशी से वज़ू करता रहा और वो दोनों मेरे सामने खड़े रहे। जैसे ही मैं अपना वज़ू मुकम्मल करके उठा तो वो दोनों शख्स वहाँ से गायब हो चुके थे। ये दोनों लोग अचानक से नमूदार हुए थे और अचानक से गायब हो गए थे। जिसके बाद मैंने जनाजे में शिरकत की और अपने भतीजे का जनाजा अदा किया। वो दोनों लोग इंतहाई पुरअसरार थे और उनकी आंखें बहुत ही खौफज़दा थीं। मैं एक मजबूत दिल का मालिक हूँ और मेरे साथ कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे रब्ता होगा और फिर से अपना एक और वाक़या आपसे शेयर करूँगा।
मैं सादिया फरीद और इमरान अहमद का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अल्लाह पाक इमरान अहमद के भतीजे और सब मुसलमानों की बख्शिश फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।